नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। तो चलिए अब हम अपना जीव विज्ञान वाला भाग भी पूरा कर लेते हैं। ये अंतिम भाग है हमारे इस लिस्टिंग वीडियो का। इसके बाद बस आपको रिवाइज करना है और बढ़िया से अपना एग्जाम देके आना है। तो बायोलॉजी, एक सेकेंड, तो बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो हम अब स्टार्ट करते हैं। ये रचनाएं दी हुई हैं और उनके कार्य क्या हैं। प्रमुख कोशिकाएं की जो रचनाएं, कोशिकीय जो रचनाएं होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। बहुत सवाल आता है इससे। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल होते हैं। गुणसूत्र ये जीन वाहक हैं और कोशिका कार्यों का नियंत्रण ये करते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, आप जानते हैं ये इसको कहते हैं। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं उसका भंडार इसमें पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना और कोशिका को क्या देना? प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना, ये कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य है। सेंट्रोसोम क्या होता है? ये कोशिका विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन, उसमें ये सहायक होता है। प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर ये नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। हरित लवक ये मंड संश्लेषण, मंड क्या होता है? स्टार्च होता है ना, बताया था आपको। उसके लिए सक्रिय स्थल है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है, जाहिर सी बात है। अंतःप्रद्वी जालिका ये कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, आंतरिक कोशिकीय परिवहन का ये काम करता है। अवर्णी लवक ये खाद्य संग्रह में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, ये ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल और ऊर्जा निर्माण इसका प्रमुख कार्य है। वर्णी लवक क्या होता है? फूलों, फलों, बीजों को आकर्षक रंग, जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग फूलों में, फलों में पाए जाते हैं, वो वर्णी लवक के कारण पाए जाते हैं। और गोल्जिकाए ये होता है विशिष्ट पदार्थों का स्त्रवण करना, संचय और उन्हें कोशिका के निष्कासन में, उनके कोशिका के निष्कासन में सहायता करना। केंद्रक आप जानते हैं, केंद्रक कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण और कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। देखिए सवाल यहां से हर साल आता है और अगर आप पुराने साल के प्रश्न पत्र नहीं कर रहे हैं तो देखिए ये गलती है सबसे बड़ी, ये जरूर करते रहिए। कोशिकाएं और उनके साधारण नाम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ऊपर भी देख के आए हम। क्रोमोसोम अनुवंशिकीय गुणों का वाहक कहलाती है ये। क्लोरोप्लास्ट ये कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र है, कोशिका के अंदर कोशिका। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। और राइबोसोम कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण केंद्र। ये डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट यही लिखा होगा, प्रोटीन संश्लेषण केंद्र क्या होता है कोशिका का, तो आपको पता होना चाहिए। और बहुत कंफ्यूजन होता है फिर लाइसोसोम में, राइबोसोम में, क्रोमोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया ये शक्ति स्थल होता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको, और कोशिका का ऊर्जा स्थल है ये। अब कुछ हार्मोन दिए हुए हैं और या फिर एंजाइम और उनसे संबंधित कार्य, ये भी बहुत सवाल आता है। हार्मोन पे बहुत ही सवाल आते हैं, आप जरूर इसको अच्छे से करके जाइए। पीयूष ग्रंथि आप जानते हैं, ये वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण करती है, सबसे जरूरी होती है ये। कहां पाई जाती है पीयूष ग्रंथि? बताइए मुझे कमेंट करके। एंजाइम क्या? लाइपेज, लाइपेज अमाशय में स्त्रावित होता है जो वसा को पचाता है। फैट जो होता है ना, फैट का डाइजेशन, ये सवाल प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन आप जानते हैं, ग्लूकोज। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। अधिवृक्क कॉर्टिसोल रिलीज करता है ये। कॉर्टिसोल क्या होता है? कौन सा हार्मोन होता है कॉर्टिसोल? बताइए किस चीज को नियंत्रण करता है ये? सोडियम क्लोरेट ये शाकनाशी है। और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, आप जानते हैं। स्पार्टम क्या होता है? ये एक सिंथेटिक स्वीटनर है। स्वीटनर समझते हैं, मीठा करने वाला, वो जो बर्फ के गोले वगैरह नहीं मिलते हैं ठेलों पे 10-10 रुपए के, तो वो इसलिए तो मिलते हैं, ये सब डालते हैं वो लोग खराब चीजें। खाना सब चाहिए पर ठीक है, चलिए। मेलों का तो मजा है ये। सफेद रक्त वाला जीव ये कॉकरोच है। ये डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं, वही डिब्बा बना के दे दिया है हमने एक बढ़िया सा। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय को के आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पाए जाते हैं इसमें। इसकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का सृजन करती हैं। पूछ ये भी सकता है अग्नाशय बीटा इंसुलिन का सृजन कहाँ होता है? ऑप्शन में अग्नाशय भी हो सकता है, ऑप्शन में और डीप जाना होगा तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा कोशिकाएं। और एस्ट्रोजन क्या होता है? ये स्त्रियों में पाया जाता है, अंडाशय द्वारा स्रावित किया जाता है।
एड्रेनलिन यही है सबसे गजब का हार्मोन। क्रोध, भय, खतरा महसूस होने पर एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा स्राव किया जाता है। जो बहुत एडवेंचर नहीं जिन लोगों को पसंद होता है वो ये वाला हार्मोन उनको ज्यादा पसंद होता है। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स विपरीत लिंग वाले साथी को आकर्षित करने हेतु छोड़ी गई गंध होती है। और नियोप्रीन क्या होता है? सवाल आ चुका है पुराने साल में। विशेषकृत रबर है लेकिन मूल रूप से एक मोनोमर है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर जो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से बनते हैं। आप सब देख चुके हैं ऊपर बहुलक और उनके पॉलीमर्स और मोनोमर्स सब हम ऊपर देख के आए हैं, तो एक चीज यहाँ पे भी हमने कवर कर ली है। और भाई अब वोट बॉक्स आ चुका है, जहां से सवाल ना आए तो पैसे वापस। ये वो वाला बॉक्स है। प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। हर साल सवाल आता है, हर साल। अब देख लीजिए, विटामिन का नाम और उसका एक्चुअल नाम दिया हुआ है यहाँ पे। कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, यहीं से सवाल आता है। और स्रोत क्या क्या है? विटामिन ए, रेटिनॉल कहते हैं इसको। और आजकल तो बड़ा क्रीम्स व्रीम्स में भी मिला हुआ आ रहा है ये, रात को लगा के सोया जाता है। रतौंधी, पर अगर खाएंगे अच्छी चीजें तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रतौंधी, जेरोप्थेल्मिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन, याद रखिएगा सारे। और स्रोत क्या है? गाजर खाया कीजिए, हरी सब्जियां खाया कीजिए, दूध, मक्खन। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो अंडा, यकृत, मछली का तेल, इन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, यकृत में। विटामिन B1 थायमीन, ये नाम प्लीज याद रखिएगा। बेरी और वृद्धि रुकना, इसकी कमी से उत्पन्न होते हैं। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ये सब। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये A, B1, B2 ये इनके कुछ नाम है जो मतलब ए याद रहता है ज्यादातर। रेटिनॉल ये याद रखिएगा। चिलियोसिस बहुत जरूरी। पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये इनके प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन B3 नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल, याद रखिएगा। पेलाग्रा, चम्र ग्रह होता है इससे। ईस्ट, मांस, मछलियां, अंडे, दूध, फलियां आदि। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, चर्म रोग, वृद्धि कम होना और बाल सफेद होना, इसकी कमी के कारण होते हैं। अंडे, दूध, मांस, मूंगफली। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये रक्तहीनता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। दूध, ईस्ट, अनाज और मांस। विटामिन B7 बायोटिन, आजकल जो देखो बहुत ऐड आता है ना इसका, बायोटिन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। चर्म रोग, बालों का झड़ना इसी के कारण होता है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल। देखिए कुछ जनरल चीजें हैं, आजकल खान पीना इतना खराब हो गया है कि बेसिक ही नहीं खा रहा आदमी। विटामिन B9 क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल, रक्तहीनता, कुंठित वृद्धि। ये प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनको इसकी स्पेशल टैबलेट्स दी जाती हैं फॉलिक एसिड की। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे। और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, बहुत ही जरूरी विटामिन होता है ये। घातक रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां सब इसके कारण होती हैं। और मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र की जीवाणु। विटामिन C आप जानते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। आंवला होता है इसका बहुत अच्छा स्रोत। नींबू वंश के फल, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, टमाटर, सब्जियां। और विटामिन D कैल्सिफेरॉल होता है, ये सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है इससे, ऑस्ट्रोमेलेशिया हो जाता है इससे, इसकी कमी से, इससे नहीं। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि। सूर्य प्रकाश में संश्लेषण सबसे जरूरी, सूरज देखना चाहिए रोज। ठीक है। विटामिन E टोकोफेरॉल, जनन क्षमता की कमी, जनांग तथा पेशियां कमजोर होती हैं इससे। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। विटामिन K नेफ्थिकेनॉन, ये चोट पर रक्त का थक्का ना जमना, बहुत बार सवाल आ चुका है इस पे। हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। तो ये आप प्लीज बार बार पढ़ के जाइए, इससे सवाल जरूर आएगा। ये नाम भी देख के जाने हैं आपको और रोग जरूर देख के जाने हैं कौन से होते हैं इसकी कमी के कारण। बहुत बढ़िया। अब हम मनुष्य में होने वाले कुछ सकारात्मक विषाणु जनित रोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो बस ये कि ये विषाणु जनित कौन कौन से हैं। सबसे पहले रोग के नाम डायरेक्ट देख लो। ठीक है, वो पूछेगा इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। सवाल सबसे पहला यही आएगा। तो सबसे पहले तो नाम ही देख लो। हर्पीज हो गया, प्रभावित अंग क्या? त्वचा रोग, संक्रमण स्पर्श कॉन्टैक्ट से होता है ना हर्पीज। और प्रतिशाप, इन्फ्लुएंजा आप जानते हैं श्वसकीय रोग होता है। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो तंत्रिका एवं पेशीय रोग है। जॉन्डिस यकृत संबंधी रोग है। ये सब विषाणु जनित हैं। और रेबीज तंत्रिका संबंधी रोग है, ये भी प्रभावित अंग देख रहे हैं हम। मम्प्स कनफेड़ा जो होता है, लार ग्रंथियों का सूजन हो जाती है। ट्रैकोमा रोहा नेत्र संबंधी रोग है। और कंजक्टिवाइटिस नेत्र संबंधी रोग है। इस पे सबसे बढ़िया चीज बता रही हूं मैं, ये चीज बहुत ही मन कर रहा हो कुछ भूलने का तो ये भूल जाना एक बार को, लेकिन ये सब जीवाणु विषाणु जनित हैं, ये ना भूलना प्लीज। वैसे तो ये भी क्यों ही भूलोगे। अब कीट और उनके द्वारा संचालित रोग देख लो। ठीक है, मादा एनोफिलीज, ये याद रखना, मलेरिया ज्वर आता है सवाल, पिछले साल भी आया था। मादा एंडीज एजिटाई, ये पीत ज्वर करता है। घरेलू मक्खी हैजा करती है, जिसे कॉमन हाउस फ्लाई कहते हैं। पैडिकुलरा टाइफाइड करता है। टेबनेस मक्खी सुर्रा रोग करती है। मादा क्वेलेरा फाइलरिया, सब
फीमेल्स ही कर रही हैं खराब चीजें हैं। ग्लॉसेना पाल्पिलेरा निद्रा रोग करता है, खटमल चगारा रोग, और बालू मक्खी कालाजार। ये याद कर लो भाई, याद करें, ठीक है, से याद आ जाएगा आपको। अब कुछ प्रमुख रोग दिए हुए हैं और किसकी कमी के कारण होते हैं। एनीमिया आप जानते हैं, आयरन, खजूर खाया कीजिए। स्कर्वी विटामिन सी, नींबू आंवला खाओ। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, नमक खाओ। और मैरमस या मरमस जो होते हैं, लंबे समय तक जो उपवास रखते हैं उसके कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों की कमी हो जाती है। और क्वाशियोरकर, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चों में रिकेट्स हड्डियों की बीमारी जो होती है, विटामिन डी की कमी से हो जाती है। मवेशियों का मैडकाउ डिजीज या फिर मडकाउ डिजीज, ये प्रियन नामक प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन का नाम याद रखना। मधुमेह इंसुलिन। और सुक्षाक्षपाक जेरोथैल्मिया क्या होता है, विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल पढ़ के आए हो ना, ऊपर नहीं पढ़ के आए हो, रेटिनॉल कहते हैं इसको, याद रखो भाई। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, ऊपर देख चुके हो। स्कर्वी सी की कमी से। सूखा रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की बहुत एक सर्वे हुआ था, उसमें भारतीयों में विटामिन डी की बहुत कमी पाई गई। और देखिए कितना सूर्य प्रकाशित होता है यहाँ पे तो भी। लेकिन बोलते हैं कि सुबह की जो धूप होती है 1-1.5 घंटे की, और जो शाम की होती है वो धूप देखनी चाहिए बैठ के। और जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना विटामिन डी की, तो उसमें योग और आयुर्वेद के जितने जो पद्धतियां हैं, ये इनमें जो उपचार होता है वो इस तरीके से होता है कि लाइट कलर के कपड़े पहना के आपको धूप दिखाया जाता है, जिससे आपकी जो नाभि का वाला हिस्सा है खासकर, वो अगर धूप पे एक्सपोज्ड है तो उससे आपका जो है विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी पूरी होती है। एडिशनल ज्ञान था थोड़ा, ठीक है। अस्थि मृदुता, ये वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाली हड्डी की बीमारी है। रतौंधी आप जानते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्य रतौंधी होती है। अब हम कुछ रोग और जीवाणु देखेंगे, बहुत पूछता है ऐसे सवाल। रोग और जीवाणु में हैजा किसके कारण होता है, विब्रियो कॉलरी। डिप्टीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी। डायरिया लंबे नाम है, बुरे नाम है, पर अब क्या करें। डायरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियन। सुजाक या फिर गोनोरिया, ये निसेरिया गोनोरियाई, ये तो आसान है जिनमें इनके नाम दिए हुए हैं। प्लेग या फिर ब्लूबॉनिक प्लेग जो होती है, ये पास्चुरेला पोस्टिस या फिर यार्सिनिया पोस्टिस। सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैलिडियम, सेक्सुअल डिजीज है। कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। काली खांसी या फिर कुकुर खांसी, पर्टुसिस जिसको कहते हैं, तो ये बोटेडेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक क्षय रोग या फिर यक्षमा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। धनुष्कांकर लॉक जो जिसको बोलते हैं, या फिर टेटनस, ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी की वजह से होता है। निमोनिया, ये डिप्लोकोकस निम्यूनी, स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनी। सिफिलिस तो हो गया एक बार, इसको हटाओ। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कुछ रोग दिए हुए हैं और उनसे बचाव के टीके दिए हुए हैं, तो वैक्सीन दी हुई है। टेटनस में डीपीटी लगती है, फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। डिप्टीरिया, काली खांसी, डीपीटी। डीपीटी जिनमें लगती है वो तीनों इकट्ठा याद कर लो। तपेदिक में बीसीजी लगती है। पोलियो में पोलियो का टीका लगता है। टाइफाइड में टीएबी लगती है। आप इनकी मुझे फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट करके, ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अब मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग कुछ हम देखेंगे। टेटनी, ये पैराथार्मोन के अल्पस्रवण के कारण होता है, इसको छोड़ दो, 2 बार आ गया ये। वायर सोलिज्म, ये होता है एड्रेनल के अधिक स्राव के कारण, ठीक है। और ग्रेव्स रोग, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के ज्यादा स्राव के कारण होता है, नाम याद रखना। मधुमेह मेलेटिस, इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है ये। सहायकता, पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका से एसटीएच हार्मोन का अधिक स्रवण हो जाता है, ठीक है। ये एडिसन रोग किसके कारण होता है, कॉर्टिन हार्मोन के कम स्राव के कारण। घेंगा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। बौनापन, ये ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उसके कम स्राव के कारण होता है। मधुमेह इंसिपिडिस, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, उसकी कमी के कारण होता है। एग्रोमेगली, ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्राव के कारण। बौनापन, एग्रोमेगली, दोनों याद रखना, एक दूसरे के उल्टे हैं ये। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ये थायरॉक्सिन आप जानते हो, गला नहीं सूज जाता है, अधिक मात्रा हो जाती है, उससे होता है। और मिक्सडेमा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यल्प स्राव के कारण होता है। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, याद रह जाएंगे, कोई ऐसे बहुत सारे नहीं है, आएगा तो इसी में से आएगा सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पौधों में होने वाले कुछ प्रमुख जीवाणु जनित रोग देखेंगे। रोग का नाम आलू में शैथिल रोग जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, कौन सा जीवाणु होता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। अब ये थोड़े से हैं नाम अटपटे, एक बार देख के जाना बस। क्राउन गॉल रोग, ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। बंद गोभी में काला गलन, जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस। नींबू में कैंकर होता है, जैंथोमोनास सिट्री से।
अब पौधों में कुछ कवक जनित रोग, ठीक है, ये कौन से देखे आपने, जीवाणु जनित, और अभी हम देखेंगे कवक जनित। गेहूं में काला कीट लगता है, वो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई से लगता है। गेहूं में श्लथकंड, स्मट जिसको बोलते हैं, ये अस्टिलैगो नूडा ट्रिटिसाई से लगता है। आलू में अंगेती अंगमारी, एक तो नाम भी याद रखो कौन सा किसका है, ये होता है आपका अल्टरलेनिया सोलेनी से। आलू में पचेथी विलंबित अंगमारी हो जाती है, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से लगता है। और आलू में वाट रोग, ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है, ये सर्कोस्पोरा पसनोटा से लगता है। गन्ने में लाल गलन रोग, कॉलीटोटाइकम फल्केटम। धान में भूरी पर्ण चित्ती हो जाती है, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी से। और अरहर में ग्लानी फ्यूजेरियम उडम से। भिंडी में पीतवर्ण शिरा रोग एक विषाणु जन्य रोग है और सफेद मक्खी इस विषाणु का वाहक होती है। बस हल्का सा एक बार बस नजर मार लो, ज्यादा ऐसे याद नाम पूरे रखने की इतनी जरूरत नहीं है। अब कुछ तत्वों की कमी से होने वाले रोग देखेंगे हम, जो विभिन्न पादप रोग हैं, ये जरूरी है फिर भी। देखो जस्ता जो जिंक की कमी से होता है, वो क्या होता है, धान में खैरा रोग होता है। अब 3 देख लो, जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली रोग होता है मक्का में, और लिटिल लीफ रोग होता है एक। अब बोरॉन 3 है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है बोरॉन की कमी से। चुकंदर में हॉट रॉट हो जाता है। सेब में आंतरिक काग लग जाता है। और नींबू में जो डायबैक रोग होता है वो किससे होता है, वो कॉपर की कमी से होता है, तांबा की कमी से। और पत्ता गोभी में विप्टेल रोग होता है, ये मॉलिबिडिनम की कमी से होता है। तो ये फिर भी जरूरी है ऊपर वाले से। और ऊपर वाला भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के जाना है, छोड़ के जाना होता तो आपको कराया ही नहीं जाता। अब कुछ कोशिकाएं और उनके खोजकर्ताओं के नाम देखेंगे हम। गोल्जी काय, जॉर्ज गोल्जी, नाम से याद हो जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा इंपॉर्टेंट है। स्फेरोसोम पर्नर, क्रोमेटिन फ्लेमिंग, केंद्रिका फोंटाना, राइबोसोम पैलेड, और जीवद्रव्य डिजार्डरिन। केंद्रिक कला हार्टविग, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट क्षिम्पर, और तारककाय बुवेरी, क्रोमोसोम हॉफमिस्चर, और अंत प्रतिविजालिका पोर्टर, और लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डवे, इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट वाले खासकर देख के जाना। अब कुछ विशेषताओं से युक्त पौधे हैं, आप देख लीजिए। सबसे बड़ी जड़ वाला पौधा एडनसोनिया डिजिटेटा, नाम याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा, ये कौन सा है, सेक्यूया जायंटिका, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में फर्क जानते हैं आप, नहीं जानते हैं भाई। अनावृत बीजी या विवृत बीज, ये कौन से पौधे हैं, ये वो पौधे हैं जो बीज फूलों में पनपने और फलों के बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। मतलब कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। कॉनिफर्स हो गए जैसे कि, इनको बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, चलिए एंजियोस्पर्म्स अब आप बता दीजिए कौन से होते हैं। एक मैंने आपको बता दिया है। सबसे अधिक आयु वाला पौधा कौन सा है, प्यूरेमांडी। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है, जामिया पिग्मिया, दोनों याद रखना, बड़ा भी और छोटा भी। सबसे छोटा पादप पुष्प ये है ऑल्फिया। सबसे बड़ा ऑर्किड ग्रोमेटोफाइलम स्पेशियोसम। सबसे बड़ा बीज किसका होता है, लोडोकिया। सबसे बड़ा ऑर्किड पुष्प फ्रेमिपीडियम कॉर्डेटम। सबसे बड़ा फल लोडोकिया। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया अमेजोनिका। सबसे विशाल नागफनी का पौधा सेरियस जायंटिस। सबसे बड़ा पुष्प रेफाल्शिया ओल्डोनारिया, ये आप कई बार हिंदू अखबार कोई पढ़ता हो तो वो दिखाते हैं जब ये खिलता है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइट क्या होता है, जुओप्सिस। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट क्या होता है, डाउसोनिया। क्या होते हैं ये, फर्क जानते हैं आप, नहीं जानते हैं। ब्रायोफाइट क्या होता है, ब्रायोफाइट्स ये वो पौधे हैं जो नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स होते हैं। मतलब ये वो सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते, ठीक है। मॉसेस हो गए, हॉर्नवर्ट हो गया, ये वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ये आपने देख लिए हैं। सबसे छोटा पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और सबसे छोटा टेरिडोफाइट ये है एजोला। अब मुझे आप बताएंगे टेरिडोफाइट्स कौन से होते हैं। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम है। और सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसम है। सबसे बड़ा पादप अंड कौन सा है, साइकस है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, हेलोपोस ग्रेसिलस। सबसे बड़ा पुमंग साइकस है। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, एल्ड्रोवेंडा। सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल है। सबसे कठोर कास्ट क्या है, हार्डविकिया बाइनेटा। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है,
ये साइकस है। सबसे हल्की कास्ट किसकी है? ओक्रोमा लैगोपस बाल्सा। और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है, जरूरी है। प्ररोह रहित पादप राइजोफोरा है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? लेमना। और ये आप मुझे अभी कमेंट करके बताने वाले हैं कि क्या होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये कुछ और जरूरी बातें हमने देखी। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ जीव वैज्ञानिक हैं और उनके क्या योगदान है ये देखना है हमें। जीव वैज्ञानिक का नाम देखेंगे और उनके योगदान देखेंगे। देखिए, जोनास साल्क, याद रखिएगा, पोलियो से बचाव के लिए टीके की खोज इन्होंने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बहुत। एबीओ रक्त समूह की खोज की थी और आरएच फैक्टर की खोज की थी, प्रतिजन की खोज की थी। एजी टैंसले, आप जानते हैं इकोसिस्टम शब्द के प्रतिपादक हैं ये। एल्बर्ट सेबिन, ये पोलियो के मुख्य टीके की खोज इन्होंने की थी। एआई ओपेरिन, रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीवों की उत्पत्ति का प्रथम विवरण दिया था इन्होंने। बेटसन, अनुवांशिकी जेनेटिक्स जो शब्द है उसका प्रतिपादन किया था। बारबरा मैक्लिंटोक, ये मक्का में गुणसूत्रों में पुनर्विन्यास का अध्ययन करके प्लवमेन जीन की खोज इन्होंने की थी। कैरोलस लिनियस, वर्गीकी के जनक कहते हैं इनको, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। सिस्टमा नेचर, स्पीशीज प्लांटेनिया, ये सब किताबों के नाम है, तथा जेनेरिया प्लांटेरम नामक पुस्तकों के लेखक हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के भी जनक ये कहे जाते हैं, याद रखिएगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड, बहुत बार सवाल आता है। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन का श्रेय इन्हीं को जाता है। चार्ल्स लेवरॉन, मलेरिया के रोगाणु की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन, बताने की जरूरत नहीं है शायद, जैविकास मत का प्रतिपादन किया था। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ड्रेसर ने एस्पिरिन दवा की खोज की थी, हम पढ़ के आ चुके हैं एस्पिरिन किस काम में आती है। एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोज की, टीकाकरण की अवधारणा का विकास किया, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अर्नेस्ट हैकेल, बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया। प्रोटेस्टा तथा प्लास्टिड इन्होंने खोजे थे। और फंक, ये बहुत बार आता है सवाल, विटामिन शब्द का प्रतिपादन इन्होंने किया था। एफ सेंगर, इंसुलिन के अमीनो अम्ल के अनुक्रमों का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, क्लास 10th, याद है, मटर पे इन्होंने बहुत सारे वो किए थे एक्सपेरिमेंट्स। वंशागति के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। हक्सले, इन्होंने जीव द्रव्य के जीवन का भौतिक आधार बताया था, जीव द्रव्य को जीवन का। हॉर्नर, मनुष्य के वर्णाधता का अध्ययन इन्होंने किया था। ह्यूगो डी ब्रीज, उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन, इसका सिद्धांत दिया था इन्होंने। हॉपकिंस तथा फंक, विटामिन की खोज इन दोनों ने की थी। मतलब हिप्पोक्रेटस, युक्ति संगत औषधि के प्रवर्तक हैं। रोगों के इलाज के लिए पौधों का उपयोग चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। हरगोविंद खुराना, अनुवांशिक कोड का प्रतिपादन किया इन्होंने। एच जे मूलर, एक्स किरणों के द्वारा उत्परिवर्तन का प्रेरण, म्यूटेशन का प्रेरण एक्स किरणों के द्वारा। हेंसन, कुष्ठ रोगाणु की खोज। इवानोवस्की, विषाणुओं की सर्वप्रथम खोज इन्होंने की थी। जेई पुरकिंजी, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। जोहानसन, ये जीन शब्द का प्रतिपादन किया इन्होंने। जीन वैप्टी स्टडी लेमार्क, उपर्जित लक्षणों में की वंशागति के आधार पर जैव विकास का प्रथम मत का प्रतिपादन किया था। लैमार्कवाद जिसको कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन जरूरी है ये। जोसेफ प्रीस्ले, पौधों द्वारा ऑक्सीजन की विमुक्तिकरण की सर्वप्रथम पुष्टि इन्होंने की थी। जैकब एंड मोनार्ड, ओपेरिन मॉडल है एक, उसकी इन्होंने खोज प्रतिपादन उसका किया था। और लुई पास्चर, रोगों का चरम प्लाज्म मत, रोगाणुवाद का प्रतिपादन, रेबीज टीके का निर्माण किया, किण्वन की खोज की और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक इनको माना जाता है। मार्सेलो मैलपिधी, इन्होंने सूक्ष्मदर्शिका का पिता और भौतिकी का जनक कहा जाता है, जरूरी फैक्ट। नॉल एवं रस का प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण इन्होंने किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। रॉबर्ट जार्विक, कृत्रिम हृदय का निर्माण। रॉबर्ट एडवर्ड, परखनली शिशु विकसित करने की तकनीक का इन्होंने विकास किया था। रेने लेनेक, स्टेथोस्कोप का आविष्कार, बड़ा जरूरी आविष्कार किया इन्होंने। रॉबर्ट कोच, हैजा और तपेदिक के रोगाणु की खोज इन्होंने की थी। रॉबर्ट वीनबर्ग, रॉबर्ट बड़ा नाम है, कैंसर के जीन की खोज इन्होंने की थी। श्लाइडेन एवं श्वान, कोशिकाएं अवधारणा, सेल थ्योरी का प्रतिपादन दिया था इन्होंने। ऐसे वॉक्समैन, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन? एंटीबायोटिक है ना, और एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन किया था। थियोफ्रेस्टस, वनस्पति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। हिस्टोरिकल लैंटरम, ये इनकी किताब है। टीएच मॉर्गन, ड्रोसोफिलिया में लिंग सहलिंगता की खोज, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक। टीआर माल्थस, खाद्य उत्पादन एवं जनसंख्या के बीच संबंध का प्रतिपादन। टीएच हक्सले, जाति आवर्तन नियम, बायोजेनेटिक लॉ का प्रतिपादन दिया था इन्होंने। यूएन ब्रह्मचारी, कालाजार चिकित्सा पद्धति की खोज। डब्ल्यू हॉफ मिशर, ये निषेचन, फर्टिलाइजेशन की खोज इन्होंने की थी। विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। वॉटसन एवं क्रिक, डीएनए की आणविक रचना के लिए द्विकुंडलित प्रारूप का प्रतिपादन। जेड डॉट जेनसन एवं
एच जेनसन, ये प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण इन्होंने किया था। अरस्तु, ये जीव विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान के जनक, अकारिकी का अध्ययन किया था। और एंटोनी वॉन सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। अच्छी गुणवत्ता के साधारण लेंसों की सहायता से सूक्ष्म जीवधारियों का विश्लेषण किया और उन्हें एनिमैल्कुल्स ये नाम दिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत फेमस, पेनिसिलिन की खोज उन्होंने की थी। रॉबर्ट हुक, आप जानते हैं, कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति की खोज की और उनका नामकरण किया और ब्राउनियन गति का प्रतिपादन इन्होंने किया था। रिचर्ड ओवन, समजातता एवं समरूपता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रोनाल्ड रॉस, मादा अनोफिलीस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज की थी इन्होंने। आर ऑल्टमैन, न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रतिपादन इन्होंने किया था। देखिए ये थोड़ा जरूरी है, एक बार देख लीजिएगा, आप ही का फायदा है इसमें, सारी जरूरी बातें इसमें दी गई हैं। ठीक है, बढ़िया, चेहरे पे मुस्कान बिल्कुल बरकरार रहे। चलिए अब हम देखेंगे जंतुओं में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियां। तो देख लेते हैं श्वेत ग्रंथियां, सूडोफेरस ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, ये स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं ये बेसिकली। बायोथोलियन ग्रंथियां या बार्थोलियन ग्रंथियां जो होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ये स्तनियों के मादा जननांगों में मटर के आकार के समान पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियां हैं। पेरिनियल ग्रंथियां, ये खरगोश में पाई जाने वाली गंध ग्रंथियां हैं। फैलिक ग्लैंड्स, फैलिक ग्रंथियां, ये तिलचट्टे के नर जननांगों की ग्रंथियां होती हैं। ये स्पेलिंग यहाँ पे ये र मिसिंग है, कोई नहीं। कॉलिटेरियल ग्रंथियां, ये मादा तिलचिट्टे के जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। ये तिलचिट्टे के नर जननांगों में फैलिक और कॉलिटेरियल फीमेल्स में। काउपर ग्रंथियां, ये स्तनों में के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। और प्रोस्टेट, आप जानते हैं, स्तनियों में नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं ये भी। यूट्रिकुलर ग्लैंड्स या फिर यूट्रिकुलर ग्रंथियां, ये तिलचट्टों एवं कीटों में मादा जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। श्लेष्म ग्रंथियां, म्यूकस जो होती हैं ग्लैंड्स, ये मेंढक की त्वचा में म्यूकस का स्त्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां, ये कशेरुक प्राणियों में यूडिनम में सकस एंटेरकस का स्त्राव करती हैं। पैरोटिड ग्लैंड, कर्णमूल या फिर पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। प्रत्येक ग्रंथि कितनी 6 सेंटीमीटर लंबी होती है, 3-4 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 ग्राम तक वजनी हो सकती है। ये ग्रंथि सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव के कुछ नीचे स्थित होती हैं। इनकी विहनियां ऊपरी कृंतक दांतों के पीछे खुलती हैं। ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम युक्त लार, देख लीजिए, टाइलिन, इसका स्रावण करती हैं। याद रखिएगा लाइन, अल्फा एमाइलेज एंजाइम युक्त लार होती है टाइलिन। फीमोरल ग्लैंड्स, फेमोरल ग्रंथियां सरीसृपों की जंघाओं में फेरोमोन्स का स्त्राव करती हैं। हमने पढ़ा था फेरोमोन्स क्या होते हैं, अभी ऊपर आपको ध्यान आ रहा होगा। लैक्राइमल ग्रंथियां, ये नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। सेरोमिनस ग्रंथियां, सेरोमिनस ग्लैंड्स, ये स्तनियों की कर्णघुआ में मोम समान पदार्थ का स्त्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड्स, ये मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथि हैं। विषैले द्रव पदार्थ एल्ब्यूमिन का ये स्त्राव करती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी अलग ग्रंथियां इसमें आपको कराई गई हैं, नाम भी आपको याद रखना है और कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ क्या काम है, मतलब ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के कुछ जनक देखेंगे हम। शाखा और उनके जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कॉच। वनस्पति शास्त्र के जनक थ्रियोफोटेस। इकोसिस्टम शब्द के जनक टेंसले। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स। व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति के नियम के जनक अर्नेस्ट हैकेल। सुजननिकी के जनक फ्रांसिस गॉल्टन। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुइस पास्चर, बहुत फेमस है ये। बैक्टीरियोफेज की खोज टवाटर डिहेरल, इंपॉर्टेंट है। वर्गीकी के जनक कार्ल लिनियस। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मंडल, आप जानते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ये ध्यान रखिएगा, सारे जो अलग अलग शाखाएं हैं उनके जनक यहाँ पे एक ही जगह पे दिए हुए हैं। अब कुछ प्रमुख शब्दावली है और उनसे संबंधित उत्पाद, बहुत सवाल आता है इस पे भी, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है भाई? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण एवं मधुमक्खी पालन जो होता है, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। उसको हम वो कहलाता है एपीकल्चर। एवी कल्चर, एवी आप जानते हैं पक्षी पालन से संबंधित होता है। एक्वाकल्चर, ये जलीय जीव जो होते हैं, जंतु और वनस्पतियां दोनों, उनका संवर्धन करते हैं एक्वाकल्चर में। और एल्गा कल्चर क्या होता है? एल्गा कल्चर जिसके अंतर्गत शैवाल जो होते हैं, शैवालों की कृषि की जाती है। पिसीकल्चर आप जानते हैं मत्स्य मछली पालन से
संबंधित है ये। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है ये, सब कुछ आता है इसमें। देखिए सेरीकल्चर क्या होता है, ये कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट जो होता है उसका पालन करते हैं। सेरीकल्चर, हाँ सिल्वीकल्चर ये वन संवर्धन से संबंधित है। स्पॉन्जी कल्चर ये स्पंज संवर्धन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर आप जानते हैं फूलों की खेती या पुष्प कृषि बहुत चल रही है आजकल। ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि है। आर्बोरिकल्चर ये वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये फूल फल सब्जी मसाले इन सब की जो खेती होती है। पोमोलॉजी ये होती है फलों की कृषि। एग्रोनॉमी फसलों की खेती, याद रखिएगा ये देखिए छोटा छोटा फर्क है लेकिन काफी मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको। वर्मी कल्चर क्या होता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन जो होता है, केंचुआ बहुत अच्छा काम करता है ना डिकम्पोजर का, तो उसके लिए वर्मी कल्चर का काम होता है। और ऑस्ट्रीकल्चर ये व्यापार हेतु सीपे जो ऑस्टर्स होते हैं उसमें कृत्रिम प्रजनन कराता है। ओलिए कल्चर, ओलेरी हो गया, ओलेरी देखा आपने सब्जियों की, अभी आ गया ओलीकल्चर। ओलीकल्चर ये जैतून ऑलिव समझते हैं, उसका उत्पादन संरक्षण और व्यापार, वो पिज्जा के ऊपर जो ब्लैक बैग डला होता है। हेलीकल्चर ये गोंघे स्नेल्स जो होते हैं उनका संवर्धन। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित होता है ये। मेरीकल्चर ये मानव उपभोग हेतु समुद्री जीव जो जंतु और वनस्पति हैं उनका संवर्धन होता है इसमें। मोरीकल्चर शहतूत की खेती, मैरी मोरी देखा। अब सिट्रीकल्चर आप जानते हैं खट्टे फलों और फल उत्पादन का संवर्धन होता है इसमें। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर क्या होता है, ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता इसमें। वेजीकल्चर सब्जी एवं पौधों की कृषि है, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो मतलब फर्क देख लीजिए आप भाई, जड़ और पौधों की सब्जियों और पौधों की कृषि तो आप बहुत देख चुके ऊपर, इसमें क्या है जड़ वाले फसलों की कृषि है। ठीक है, अब सबसे बड़ा छोटा देख लेते हैं। सबसे बड़ा स्तनी जीव कौन है, ब्लू व्हेल, नीली व्हेल। सबसे पुराना ऑर्थोपॉड कौन है, पेरिपेटस। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जीव कौन है, अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल। सबसे पुराना मोलस्का किंटोडर्मा। सबसे पुराना जीवाश्म सरीसृप जायजेंटोसॉरस। सबसे पुराना प्राइमेट लेमर, LEMUR जो होता है इंग्लिश में लेमर। सबसे बुद्धिमान होमिनिडा आप हैं, हम हैं, मनुष्य। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर होता है, इसका ध्यान रखिएगा, एनाकोंडा ना मार्क कराइएगा। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरिग्रिन फैल्कन। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला होता है। सबसे पुराने अंडे से प्रजनन करने वाले स्तनी एकिडिना। और सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी होता है, गोरिल्ला चिंपैंजी, ध्यान रखिएगा फर्क। अंडे से प्रजनन करने वाला स्तनी डकबिल प्लेटिपस। सबसे छोटा कपी गिब्बन। अंड जरायुक्त स्तनी लाल कंगारू। पैकेट होता है ना एक गोदी में जिसमें बच्चा रखते हैं। जरायुत छिपकली फ्राइनोसोमा। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी जानते हैं कीवी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये। सबसे बड़ा मेंढक राणा गोलिथ, देखा राणा नाम है मेंढक का। जरायुज मत्स्य स्कोलिडियन। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड, जाइंट स्क्विड बोलते हैं जिसको। जरायुज ऑर्थोपोडा बिच्छू। सबसे बड़ा सीपी ट्राइडेक्ना। जरायुज सर्प वाइपर व समुद्री सर्प। सबसे छोटा गैस्ट्रोपॉड हेमीफकस, एकमात्र विषैली छिपकली हेलोडर्मा। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, छोटी सी होती है एकदम क्यूट सी। सर्वाधिक विषैली मछली स्टोन मीन। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल। सबसे ऊंची स्तनी जिराफ। सबसे पुराना हेलमिंथस प्लेनेरिया। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। सबसे पुराना एनिलिड पॉलीगार्डियस। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, याद रखिएगा गलत ना होने पाए ये सवाल। सबसे छोटी ग्रंथि अस्थि स्टेपिस, कहाँ होती है ये स्टेपिस, सबसे छोटी कान के अंदर। सबसे बड़ी अस्थि फीमर, ये जांग में थाई बोन होती है। सबसे व्यस्त अंग दिल है आपका। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस। ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ छोटे बड़े पूछ सकता है, तथ्यात्मक हैं चीजें, याद रखिएगा आ जाएगा इसमें से। अब कुछ वास्तविक मछलियां कुछ अवास्तविक मछलियां, बहुत बढ़िया सवाल आता है इन पे। अब देखिए मछली और उसका समुदाय किससे है वो, देखिए ये अवास्तविक मछलियां, ये असल में मछलियां नहीं है। डेविल फिश, एक तो नाम से पहले पता होना चाहिए सारा, डेविल, जेली, सिल्वर स्टार, रेजर, स्टारफिश फिश नहीं होती, रेजर फिश ऐसे। अभी क्या होते हैं देख लो, डेविल फिश मोलस्का है, जेली फिश सिलेंट्रेटा है, सिल्वर फिश इंसेक्टा है, स्टार फिश एकानोडर्मेटा में आती है, रेजर फिश मोलस्का है, वेल फिश तो आप जानते हैं स्तनधारी है, क्रे फिश ऑर्थोपोडा है, कटल फिश मोलस्का है। अब एक्चुअल जो फिश होती हैं डॉग फिश, स्कॉलो
स्कॉलियोडॉन। अश्व मीन जो होती है वो हिपोकैम्पस। फुसफुस मीन ये प्रोटोप्टेरस। बाघ मीन स्टिगोस्टोमा। ग्लोब मीन नाम याद रखना, ये वास्तविक मछलियां हैं। ग्लोब मीन टेट्राडॉन। विद्युत मीन टॉर्पीडो। उड़न मीन एक्सोसीटस। मच्छर मीन कैम्बूसिया, देख रहे हो नाम। मूश मीन काइमिरा। ये नाम याद रखो, वैसे तो इतने फनी नाम है कि याद रहेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा अंग आपको पता है स्किन है, हमारी त्वचा। मस्तिष्क का कितना भार है? 1400 ग्राम। देखा। सबसे व्यस्त अंग आप देख चुके हैं हार्ट। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी है। सबसे पतली त्वचा कंजक्टिवा है। पत्व होती है ना, परतें होती है ना त्वचा में, तो कंजक्टिवा है। सामान्य हृदय दर जानते हैं आप 72 से 75 प्रति मिनट होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन बहुत जरूरी, 5 से 6 लीटर, पूछ चुका है सवाल। सामान्य नाड़ी दर 72 प्रति मिनट। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की संख्या कितनी है पुरुष में? ये पुरुष में ना, ये आप एक र हटा दीजिए। 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक। ठीक है, और महिला में 4.5 से 5। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी कम है और तुम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोन, आप जानते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या WBCs की 5000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ये भी देख चुके हैं आप। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये, और आजकल देखिए आप थायराइड बहुत बढ़ रहा है, सबको थायराइड है। बैसोफिल्स ये 0.5 से 1% है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। इंसिनाफिल्स ये 1 से 3% है। मोनोसाइट्स 3 से 8% है। न्यूट्रोफिल्स ये 40 से 70% है। और लिम्फोसाइट्स 20 से 25% है। अब सबसे बड़ी धमनी देख लो, एब्डोमिनल आउटा है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी? इंफीरियर वेना कोवा है। सबसे बड़ी तंत्रिका शियाटिक है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस है, और सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस है। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत देख लो, पुरुष में 14 से 16 और 12 से 14। ऐसे याद रखना, यूनिट भी याद रखना भाई, आ जाए तो। वैसे तो नहीं आएगी पर याद रखना, गंदा सा क्वेश्चन बनाना हो तो यूनिट में गड़बड़ करके पूछेगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? O समूह होता है। और सर्वग्रही कौन सा होता है? AB होता है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट है। ठीक है, सबसे अधिक पुनरुत्पादन क्षमता किसकी है? यकृत कोशिका में पाई जाती है। सबसे कम मस्तिष्क कोशिका में। देखा, इसलिए यूज करते रहो दिमाग का। सामान्य शरीर तापक्रम कितना है? आप जानते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। श्वसन दर कितना होता है हमारा? 16 से 20 प्रति मिनट। और क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 11 जोड़ी। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, एक आध सवाल इसमें से आ गया तो आप हमें याद कर लेना, और क्या। चलो भाई, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जंतु, ठीक है, पहले देख लो। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु नीली व्हेल है। सबसे छोटा अमीबा है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। देखो, सबसे बड़ा जंतु है मछली में, व्हेल शार्क है। सबसे बड़ा अकेशरुकी जंतु दैत्यकार सिकिड है। सबसे छोटी मछली गोबी मछली है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। कंगारू एक अपरिपक्व नवजात भ्रूण को जन्म देता है, जैसे जॉय या फिर जोई भी बोलते हैं इसको, जोई जोई कहा जाता है। जन्म के ठीक बाद ही अपनी मां की थैली तक रेंगते हुए पहुंच जाता है, जहां उसका बाकी का शरीर विकसित होता है। अब हम कुछ समुद्री जंतु और उनके संघ देखेंगे। समुद्री घोड़ा ये पाइसेस में आता है, पिसेस बोल सकते हैं। समुद्री एनीमोन ये निडेरिया है। समुद्री खरगोश मोलस्का है। समुद्री खीरा एकिनोडर्म है। समुद्री कमूदनी भी एकोडर्म है, इकाइनोडर्म। और समुद्री सेही भी इकाइनोडर्म है। समुद्री चूहा एनिलिडा है, ये कुछ संघ होते हैं ना। समुद्री पेन ये निडेरिया है। और समुद्री पंखा भी निडेरिया है। और समुद्री गाय क्या है? ये स्तनधारी है। सबसे जरूरी यही है, ठीक है भाई, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार तथा उनकी खोज जो भी है, अब किसने किसका आविष्कार किया थोड़ा सा देख लो। इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, जरूरी है, ये पूछा जा चुका है। सिफिलिस का उपचार पॉल एरिक। LCD हाफमैन। LSD हाफमैन। क्या होता है LSD? जरा बताना, पता है किसी को?
कमेंट करो एक बार, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी पूरा डेफिनेशन और हर चीज के साथ। एलएसडी बताओ मेरे को। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। किडनी की मशीन कोल्फ। बैक्टीरिया जीवाणु एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कालाजार का उपचार यूएस ब्रह्माचरी। टीकाकरण की अवधारणा एडवर्ड जेनर। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, आप जानते हैं। स्टेथोस्कोप रेने लैनक। टेरामाइसिन फिनले। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक होता है जेम्स सिम्पसन, आप ऊपर फॉर्मूला यूज सब कुछ देख चुके हैं। टाइफाइड के जीवाणु रोबर्थ। रेबीज का टीका लुई पास्चर। डायबिटीज का उपचार बैंटिंग। रिस्पिरन रुस्तम जल वकील। पीत बुखार का उपचार रीड। ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टन लिलेहल। ओपन हार्ट सर्जरी और हृदय प्रत्यारोपण दोनों में फर्क है, दोनों ध्यान रखना। फ्लेग व पेशिच का उपचार टीटा जातो। विषाणु इवानोस्वस्की। और पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सैबिन। रक्त समूह लैंडस्टीनर, ये पूछा जा चुका सवाल है पेपर में। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। आरएएन के जनक, आरएनए के जनक, आरएनए की फुल फॉर्म बताइए और डीएनए की फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट करके। लेस्ली ऑर्गल और डीएनए के वॉटसन एवं क्रिक। हृदय प्रत्यारोपण चल रहे, मैंने बताया ना आपको, क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रथम परखनली शिशु स्टेप्टोप एडवर्ड्स। और हाइड्रोफोबिया का उपचार, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, लुई पास्चर। पानी से डर, कैंसर के जीन रॉबर्ट वीनवर्ग। होम्योपैथी का उपचार हैनीमैन। पेनिसिलिन ए फ्लेमिंग। पोलियो का टीका जोनास साल्क। डीडीटी पॉल मूलर। हैजा के रोगाणु रॉबर्ट कोच और तपेदिक के रोगाणु भी रॉबर्ट कोच। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है सेलमैन वॉक्समैन। एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर। क्लोरोक्वीन कुनैन रेबी। मलेरिया के रोगाणु चार्ल्स लावेरन। डिप्थीरिया के रोगाणु क्लैबिस व बज्रनिक। बीसीजी का टीका जो होता है वो एल्बर्ट कॉलमेटे और ग्यूरिन। एस्पिरिन ड्रेसर। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। विषाणु विज्ञान इवानोव्स्की व बजरनिक। रक्त हस्तांतरण कार्ल लैंडस्टीनर। विटामिन आप पढ़ चुके हैं, प्रतिजनन लैंडस्टीनर। याद रहेंगे, इनको याद रखना, इसमें से सवाल आ सकता है, एक आध बार देख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा मैटर आपका एकदम। ठीक है भाई। अब कुछ चिकित्सा से संबंधित संस्थान है और उनके केंद्र है, ये बहुत पूछता है, संस्थान और केंद्र। तो देख लो नाम और स्थान। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ, चंडीगढ़। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ, लखनऊ वाले खासकर ध्यान रखना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र हैदराबाद में। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है, देहरादून में, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट नेशनल। राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान केंद्र दिल्ली। और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा में। अली यावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए है ये, कहाँ, मुंबई में। जैव संस्थान और स्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद हैदराबाद एवं तेलंगाना। जीवन विज्ञान स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ वाले खासकर मैंने बताया ना, ध्यान रखना। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बंगलुरु कर्नाटका। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली। बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान तीसरा आ गया लखनऊ का। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, बहुत पूछता है ये, फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ वाले ध्यान रखो भाई। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, याद रखना। ठीक है, ये सारे जरूरी वाले हैं तो आपको ये ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कुछ प्रमुख चिकित्सा उपकरण। स्टेथोस्कोप क्या होता है, सबने लगा के देखा है बचपन में कान में, कोई डॉक्टर बना ना बना ये सबने लगाया है। हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर को मापता है ये। पेसमेकर, ये हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, ये रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये हटा दो, इसमें कुछ नहीं है। कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन, ये संपूर्ण शरीर में किसी असमानता या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ईसीजी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम ईईजी, ईसीजी ईईजी, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाता है, एक दिल का और दिमाग, दिल दिमाग दोनों के हैं। ऑटो एनालाइजर क्या होता है, ये ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल इन सब की जांच में जो यूज होता है ना, ऑटो एनालाइजर मशीन होती है ना वो। और एमआरआई आप जानते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाता है। मतलब जो एक्सरे वगैरह में भी नहीं आता तो उसको एमआरआई लिखते हैं ना, तो ये उस चीज के लिए प्रयुक्त होता है। या फिर कार्टिलेज, मान लीजिए घुटने में कोई चोट है, स्पोर्ट्स इंजरी खासकर जो होती है, तो वो एक्सरे में नहीं पता लगती, वो एमआरआई से ही पता लगती है।
चलिए जी, अब कुछ जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं दी हुई हैं, पढ़नी पड़ेंगी। पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों की प्रकृति, लक्षण व कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी क्या होता है? ये परजीवी जीवों का अध्ययन है। वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान, ये विषाणुओं का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मायरमेकोलॉजी ये चींटियों का अध्ययन है। एक सेकंड, सॉरी। और मैलाकोलॉजी ये मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी ये मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है। सर्पेंटोलॉजी सांपों का, सर्पों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी या हर्पेंटोलॉजी ये किसका है? उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन है। अरे ये क्या हो रहा है पेन को? चलिए, डर्मेटोलॉजी आप जानते हैं, तो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। और ट्रोपोफोलॉजी ये पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन है। ये वाले इंपॉर्टेंट हैं जो कम फेमस हैं। अब टेटोलॉजी ये उपार्जित लक्षणों का अध्ययन होता है इसमें। और जूलॉजी आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत दोनों आते हैं इसमें, जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन होता है इसमें। पेलियोबायोलॉजी जीवाश्मिकी, पेलियोंटोलॉजी ये जीवों, जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन है। दोनों ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है वो जो जूलॉजी तक में लिख के दे सकता है जीवित और सिर्फ जीवित ऐसे। पेलियोबॉटनी ये पादप जीवाणु जीवाश्मों का अध्ययन है। हाँ, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी आप जानते हैं, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन है। अनुवंशिकी जेनेटिक्स क्या होता है? जीवों के अनुवांशिक लक्षण तथा इनकी वंशागति का अध्ययन है ये। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। पेडोलॉजी ये सॉइल वाली स्टडी होती है, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार, ये सब इसमें पढ़े जाते हैं। जेरेंटोलॉजी ये मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संख्यात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन है। कितना बढ़िया है ये वाला ब्रांच। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें। और बायोनिक्स ये जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। वो देखते ना, जिनको लेग नहीं होता तो उनको एक बायोनिक लेग लगा दिया जाता है। आजकल कितनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, मतलब कितना बढ़िया है ये चीज, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। अब बायोनॉमिक्स क्या होता है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। मायोलॉजी ये मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन है। और मैमोलॉजी ये स्तनधारियों जंतुओं का अध्ययन है। मैमरी ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? स्तन में पाए जाते हैं। बायोनॉमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान पे अध्ययन। देखा? ओहो। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विकारों का अध्ययन है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी ये घास से संबंधित अध्ययन है। और पैलिनोलॉजी ये क्या है? विभिन्न प्रकार के परागणकों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर, इंपॉर्टेंट है ये। टेराटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। क्रोनोगोलॉजी ये है उपास्थि से संबंधित अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। और एथिक्स, ये एथिक्स में ना स्पेलिंग ई से शुरू है, ठीक है। नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। आप पेपर क्लियर करेंगे और फिर एथिक्स का पेपर अपनी मुख्य परीक्षा में लिखेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना भी है और हमारी पूरी पूरी आशा भी है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है भाई, चलो अब कुछ फल हैं और उनके खाने योग्य भाग, ये भी बहुत सवाल आता है, तो ये थोड़ा सा देखना है हमको। देख लेते हैं, क्या बड़ी बात है। चलिए, तो फल का नाम दिया हुआ है और उसका खाने योग्य भाग दिया हुआ है। तो केले का आप क्या खाते हैं? मध्य एवं अंतःभित्ति खाते हैं आप। और चलिए ऐसे ऐसे देख लेते हैं। गेहूं और मक्का का स्टार्ची एंडोस्पर्म खाते हैं हम। काजू का बीज पत्र और पुष्पासन खाते हैं। लीची का एरिल भाग। चना, मटर, बीज पत्र और भून। अब देखिए क्या खाते हैं आप इनका, ये तो आपको पता है क्योंकि आपने खा रखा है, आप खाते हैं। उसको कहते क्या है ये इसका आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम तो ऐसे कहते हैं ना, हम चना खा रहे हैं तो बीज पत्र और भून खाते हैं उसका। मूंगफली का बीज पत्र और एवं भून खाते हैं। शहतूत का रसीला परिदल पुंज।
कटहल का परिधल पुंज और बीज, बीज भी तो खाए जाते हैं, सब्जी भी बनती है इनकी तो। अनानास का ब्रैक्टस और रिसेप्टिकल्स खाए जाते हैं। नारंगी के जूसी हेयर। सेब का पुष्पासन या फिर थैलामस, और नाशपाती का पुष्पासन या थैलामस। आम का मध्य फल भित्ति खाई जाती है। अमरूद की फल भित्ति और बीजांडसन। अंगूर का फल भित्ति और बीजांडसन। पपीते का मध्य फल भित्ति। नारियल का भूषण पोष, भ्रूषण पोष। टमाटर का फल भित्ति और बीजांडसन। खीरे का मेसोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं हम। खजूर का मांसल पेरिकार्प खाते हैं। अंजीर का मांसल थैलेमस खाते हैं। अनानास तो हो चुका। अनार का रसदार बीज कोट। स्ट्रॉबेरी का मांसल थैलेमस। टमाटर का पेरिकार्प और प्लेसेंटा, और सरसों का हम बीज। देखिए, बीज खाने से मतलब है सरसों, अब आप कहेंगे पत्तियां भी तो खाई जाती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बीज से ही तेल निकलता है, और जैसे छौंकने वगैरह के लिए भी जो काम आते हैं सरसों के दाने जिसको हम कहते हैं, वो भी तो बीज ही होता है ना। तो इस तरीके से ये है। अब पौधे का भाग और उसकी खाद्य सामग्री एक बार देख लेते हैं। तना किस किस का खाते हो आप? गन्ने का, प्याज का और आलू का। पत्तियां सरसों की, आगे ना सरसों, पालक और मेथी, ये पौधे का भाग खा रहे हो आप, ठीक है ना। और अभी आपने देखा फल, तो सरसों तो फल है ना जो पौधे पे लगा। और जड़, गाजर की, चुकंदर, मूली, शकरकंद, ये सब क्या है? जड़ी तो हैं। और फूल, पत्ता गोभी और फूल गोभी, ये फूल होता है, ठीक है। चलो अब देखो, कुछ रक्त प्रदान करने वाले पदार्थ हैं, रंग प्रदान सॉरी, और कांच का, और उसका रंग क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखो, फेरस ऑक्साइड, जो फेरस ऑक्साइड है उससे फेरस ऑक्साइड का रंग नीला हरा होता है, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड लाल भूरा। गोल्ड क्लोराइड रूबी जैसा लाल। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला। क्यूप्रिक लवण मयूर जैसा नीला। मैंगनीज डाइऑक्साइड लाल होता है ये। क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल। और कार्बन भूरा काला, आज जानते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा और हरा पीला। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का रंग नीला हरा होता है। और सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल। ये याद रखना, नाम आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखो, कुछ द्विबीजपत्री पौधे हैं जिनके पौधों के बीचों में 2 पत्र होते हैं। तो आप कुल का नाम देख लो और प्रमुख पौधों के नाम। क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस वेजिटेबल सुना होगा आपने, आजकल कहते हैं बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? मूली, शलजम, सरसों, गोभी, ये सब क्रूसीफेरी हैं। मालवेसी कौन से होते हैं? कपास, भिंडी, चाइना रोज। लेग्यूमिनोसी, ये कौन से होते हैं? मटर, केचू, कबूतर, सोयाबीन, लोबला की फलियां, रॉयल पोइनियाना, गोल्डन शावर ट्री, इमली, बबूल, अशोका, शेम प्लांट, रोजवुड, चीकू, काला चना, इंडिगो, ये सब एग्जांपल्स हैं। 2-4 याद रख लो, बहुत है। कंपोजिटी, सूरजमुखी, लेट्यूस, झिन्निया, क्राइस्थेनमस और मैरीगोल्ड। रुटेसी, नींबू, संतरा, चकोतरा। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, ये सारी फैमिली जो होती है ना, कुकुरबिटेसी होती है। सोलनेसी, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोए, धतूरा, बेलाडोना और टमाटर। रोजसी, सेब, नाशपाती, गुलाब। मिट्रेसी, अमरूद, यूकेलिप्टिस, जैम्बोलन, हीना। अम्ब्रेलीफेरे, धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, जंगली गाजर। और रेनुनकुलेसी, बटरकप और जीरा। थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कुछ पौधे हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे, मतलब 2-4 याद रह जाएंगे तो सही होगा। कई बार एलिमिनेट करने में भी ये काम करेंगे। चलो भाई, अब हम देखेंगे विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु। तो इधर उल्टी तरफ विषाणु जनित पादप रोग है और उनके रोगकारी विषाणु सीधी तरफ है। तो तंबाकू में मोज़ेक रोग जो होता है वो टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से होता है। आलू में मोज़ेक रोग पोटैटो वायरस एक्स क्रॉस। केले में बंची टॉप होता है, एक्चुअली बंकी नहीं होगा, बंची होगा, ठीक है, बंची टॉप, ची होगा। ये बनाना वायरस 1। फूल गोभी में होता है मोज़ेक रोग, ये मोज़ेक वायरस से होगा। और गाजर में क्या होता है? लाल पत्ती रोग, ये गाजर लाल पत्ती वायरस से होता है। अब फलों और अनाजों में रोग, और वो किसकी कमी से होते हैं? देखिए, मटर में मार्श रोग होता है मैंगनीज की कमी से। मटर मैंगनीज, मार्श मैंगनीज, म। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से, ऊपर भी देखा था आपने। फूल गोभी में ये भी देख चुके हैं, मॉलिबेडिनम की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस होता है बोरॉन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ होता है कॉपर की कमी से। आम में भी लिटिल लीफ होता है लेकिन वो जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट होता है बोरॉन की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में, जो O2 की कमी रह जाती है, मतलब जब वो स्टोर कर रहे होते हैं आलू को तो उसमें ऑक्सीजन कम रह जाता है।
फूल गोभी में ब्राउनिंग होती है बोरोन की वजह से, नींबू में डायबैक होता है कॉपर की वजह से, की कमी की वजह से, ठीक है ना। चलिए, तो अब कुछ विशेषता और उनके नाम देख लेते हैं। फलों की रानी कौन है? लीची। और राजा कौन है? आम। फूलों की रानी कौन है? ग्लेडियोलस। मसालों की रानी इलायची। समशीतोष्ण फलों का राजा कौन है? सेब। टेम्परेट रीजन्स का जो किंग है वो फल सेब है। सभी पेय पदार्थों की रानी तो है ही, चाय पे चर्चा होती है भाई। गरीब लोगों का फल कौन सा है? बेर। सूक्ष्म फलों का राजा कौन सा है? बादाम। हरा सोना अफीम को कहते हैं। वनों का राजा टीक है। कल्प वृक्ष नारियल है। ईश्वरीय भोजन कोकोआ है। शताब्दी का पौधा खजूर है। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट है। विश्वव्यापी रेशा कपास होगा। उजला सोना कपास है। मोटा अनाज ज्वार बाजरा। शाकाहारी मांस मशरूम को कहते हैं। अद्भुत वृक्ष नीम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। 21वीं सदी का पेड़ नीम है। दलहनों की रानी मटर है। अनाजों की रानी मक्का है। और सुनहरा रेशा जानते हैं आप सब जूट है। और दलहनों का राजा कौन है? चना है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब फलों तथा सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण, ये बहुत आता है इससे सवाल, तो देख के जाना एक बार। तो देख लो, आंवले में जो कसैलापन होता है, खट्टापन नहीं होता आंवले में, इसे कसैलापन कहते हैं, टैनिन के कारण होता है। मूली में तीखापन होती है ना, कई बार चिरचिरी होती है बहुत मूली, आइसोसाइनेट की वजह से होती है। बादाम में कड़वाहट एमाइलिडिन की वजह से हो जाती है। लहसुन में जो गंध होती है, जो गार्लिक की स्मेल है बेसिक, वो एलाइसिन की वजह से होती है। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन की वजह से होता है। और पेपर, पेपर समझते हैं, काली मिर्च, उसका जो गंध का कारण होता है वो ओलियोरेसिन, मतलब पेपर मतलब किसी भी तरह की मिर्च, जरूरी नहीं काली। और मिर्च का तीखापन कैप्सिनिन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, कीड़े की खीरे में करवाहट होती है ना, वो आगे का हिस्सा हम घिस के निकालते हैं, वो कुकुरबिटेसिन की वजह से होती है। और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। करेले में कड़वाहट मेमो डिर्कोसाइट की वजह से होती है। और हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन की वजह से होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से होता है। गाजर का नारंगी जो गर्मियों में गाजर आती है, कैरोटीन की वजह से होता है। प्याज में पीला रंग क्वेर्सेटिन की वजह से होता है। तिलहनों के तेल का पीला रंग होता है ना, कैरोटिनाइज्ड की वजह से। मिर्च में लाल रंग कैप्सिनिन की वजह से होता है। कैप्सिनिन और कैप्सथिनिन, फर्क देख लीजिए। शलजम में चरपराहट होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और पीला आप देख चुके हैं, नारंगी, पीला नहीं नारंगी। गाजर में लाल रंग का कारण नहीं तो हो गया। अरबी में कसैलापन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। पेपर में कड़वाहट आप देख चुके हैं। बेल में कड़वाहट मार्मोलोटसिन, बेल में होती है ना हल्की सी कड़वाहट, अलग सा टेस्ट होता है बेल का, इसकी वजह से होता है। तो आपको जीव दिए हुए हैं और उनकी गुण सूत्रों की संख्या दी हुई है, तो एक हल्का सा देख लीजिए, पूछ सकता है। टमाटर में 24 होते हैं, नींबू में 18, 36, तंबाकू में 48, आलू में भी 48, गेहूं में 42, कबूतर में 80 होते हैं, बिल्ली में देखो 38 होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, मनुष्य में आप जानते हैं 46 होते हैं, कुत्ते में 78 होते हैं, एस्केरिस में 2 होते हैं, खरगोश में 44 होते हैं, घोड़े में 64, मच्छर में 6, मधुमक्खी में 16, 32, मेंढक में 26, मक्के में 20, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14 और प्याज में 16। तो ये देख लीजिए, ऐसे बस हल्का सा एक निगाह, इसमें से सबसे ज्यादा किसमें है? कुत्ते में। तो कुछ जीव दिए हुए हैं और उनके वैज्ञानिक नाम, तो मनुष्यों का आप जानते हैं होमोसेपियंस होता है, कुत्ते का कैनिस फेमिलिरिस, चावल का ऑर्जिया सैटिवा, इसे इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, हिंदी में भी सॉरी, सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, आम का आप जानते हैं मैग्निफेरा इंडिका होता है, चने का साइसर आर्टिस्टिनम, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, मटर का पाइसम सैटिवा तो सबको पता होगा, गेहूं का ट्रिटिकम मैस्टिवम इम्पोर्टेंट, मेढक का आप जानते हैं राना टिग्रीना है। ठीक है, तब कुछ अवास्तविक फल हैं और वास्तविक फल हैं, उनके बीच का फर्क देख लेंगे हम। परिभाषा, अवास्तविक फल ओवरी को छोड़कर किसी अन्य पुष्पीय भाग से जन्मते हैं, और वास्तविक फल कब जन्मते हैं? जब निषेचित ओवरी वाल एक गूदेदार फल का रूप ले लेती है। और निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है इसमें? इसमें शामिल ही नहीं होती, इसमें शामिल होती है जो वास्तविक है, रियल फ्रूट जो है, और ये है फॉल्स फ्रूट्स। तो फल के सृजन में शामिल भाग क्या होता है? पुष्पीय भाग होते हैं, जैसे पुष्पासन, डंठल, पुष्पछद, ओवरी को छोड़कर, क्योंकि ओवरी से मतलब ओवरी को छोड़कर ये इस सबसे जन्मते हैं, और निश्चेचित ओवरी से ही फल का सृजन होता है, हमने ऊपर देखा। उदाहरण, फॉल्स फ्रूट का उदाहरण सेब है, ध्यान रखिएगा, नाशपाती, कटहल, अनानास, स्ट्रॉबेरी, काजू, लौकी, ककड़ी, खीरा, और आम, कीवी, तरबूज, चेरी, अंगूर, मक्का, ये सब रियल फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब
महत्वपूर्ण क्या है? काजू डंठल से जन्मता है, सेब नाशपाती लौकी खीरा आदि पुष्पासन से जन्मते हैं, ये बहुत जरूरी है। कटहल अनानास संपूर्ण पुष्प क्रम से जन्मते हैं। और पार्थोनोकार्पिक फल कौन से होते हैं? जो फल बिना निषेचन की प्रक्रिया से बनते हैं, बीज रहित होते हैं। कौन सा? केला, अंजीर, संतरा, अंगूर, नाशपाती, चकोतरा। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत जरूरी टेबल है। तो हम आ गए हैं हमारे पूरे वीडियो के आखिरी अंतिम टॉपिक पे। बस इसको खत्म करके आपको घंटी बज जाएगी छुट्टी वाली। चलिए, अब कुछ अवशेषी अंग हैं, उनके उदाहरण हैं और उनका क्या काम है। मतलब पहले तो याद रखना, ये अवशेषी अंग हैं। साइनस, ये मानव की में गाल की हड्डियों में मैक्सिलरी साइनस को थामे रहती हैं। चेहरे में वात की एक झिल्ली होती है जिसे साइनस कहा जाता है। वे म्यूकोसा की एक पतली परत द्वारा स्थितिबद्ध होते हैं। इसका कोई महत्वपूर्ण उपयोग नहीं है, लेकिन इसमें होने वाले संक्रमण से साइनसाइटिस हो सकता है। मतलब काम कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान पूरे पूरे हैं इनके। साइनस नहीं, बहुत हमें साइनस है, जुकाम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं। अपेंडिक्स, ये भी बहुतों को दुख देता है। ये सबसे सामान्य रूप में ज्ञात अवशिष्ट अंगों में से एक है। ये एक सिरेबंद उंगली के आकार की ट्यूब वर्मीफ्रॉम प्रणाली से निकलती है। माना जाता है कि हमारे आदिकालीन पूर्वजों में इसके द्वारा सेल्यूलोज के पाचन का कार्य किया जाता था। आज वैज्ञानिक संभाव्यता जता रहे हैं कि अपेंडिक्स बैक्टीरिया के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब सकता है या तो ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ बस है ये कुछ। कॉक्सिकस देख लीजिए, ये मेरुदंड का अंतिम भाग है। आदिकालीन मानव की लुप्त हो चुकी पूंछ का अवशेष बनाता है और इसे अक्सर टेल बोन, पूंछ की हड्डी जो होती है उस वो भी कहा जाता है। कॉक्सिकस मानव भ्रूण जनन के दौरान देखा जा सकता है। यह पुनरावर्तन सिद्धांत का केंद्र बिंदु माना जाता है। अकल दाढ़ हमारे मुख गुहा में दाढ़ों का तीसरा खंड बनाता है। ये दाढ़ आदिकालीन मानवों में उपयोगी होते रहे होंगे जब आदिकालीन मानव रूखा और कच्चा भोजन चबाता होगा, लेकिन आज के समय में क्योंकि ये बेकार हैं और मुख में दूरस्थ हैं, जब ये दर्द और संक्रमण का कारण बनते तो इसे निकलवाना पड़ जाता है। अब बाह्य कान, हेलिक्स, कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो एक अवशेषी संरचना के रूप में जाना जाता है। कान में स्थित अविकसित मांसपेशियां हमें कानों को गति कराने में असमर्थ बनाती हैं। डार्विन ट्यूबरकल कान के ऊपरी हिस्से के जोड़ पर स्थित एक अवशेषी विशेषता है। अब है निकिटेटिंग झिल्ली। ये कुछ जीवधारियों में पाई जाने वाली तीसरी पलक है जो बाह्य कणों से आंखों की रक्षा करती है और इसे नम रखती है, मॉइस्ट रखती है और देखने में भी मदद करती है। मनुष्य में आंख में निकिटेटिंग झिल्ली की जगह प्लिका सेमिनुलरस पाया जाता है मनुष्यों में, ठीक है, इसकी जगह ये पाया जाता है। टॉन्सिल्स, ये मानव शरीर में अवशेषी अंगों के रूप में रहते हैं। ये बाह्य कणों से होने वाली हानि को बचाने के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं और शरीर को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं जो या तो शरीर द्वारा श्वसन से या फिर अंतर्ग्रहण द्वारा अंदर ले लिए जाते हैं। आप जानते हैं ये भी बहुत प्रॉब्लम देते हैं जब सूज वगैरह जाते हैं तो। अच्छा, एक छोटे छोटे 2 टॉपिक्स और हैं, ये भी देख लेते हैं। कीट और उनके द्वारा संचालित रोग। देखिए, मादा एनोफिलीज से मलेरिया ज्वर होता है। मादा एडीज एजिटाई से पीत ज्वर होता है। घरेलू मक्खी से हैजा। अच्छा, ये हम वाला टेबल हम कर चुके हैं ऊपर। पैडिकुलर से चलिए रिवाइज कर लो हल्का सा। मादा क्वेलेरा से फाइलरिया, ग्लोसिनिया पल्पेरा से निद्रा रोग, खटमल से चगारा रोग और बालू मक्खी से काला अजर। कोई बात नहीं। तेल एवं वसा में क्या अंतर है देख लीजिए। तेल चिपचिपे तरल पदार्थ हैं जो पौधों के फलों एवं बीजों में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा ही पता होनी चाहिए आपको। और वसा एक तैलीय पदार्थ है जो जंतुओं की त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर पाया जाता है। तेल मुख्यतः असंतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं और ये असंतृप्त वसलीय अम्लों से निर्मित होती हैं। ये वसा भी, ठीक है, संतृप्त से, वो असंतृप्त से होती हैं, ये संतृप्त से होती हैं, बस ये फर्क है। तेल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, वसाएं सामान्य ताप पर ठोस हो जाती हैं, आप जानते हैं। तेलों का मुख्य स्रोत वनस्पतियां हैं और इनका मुख्य स्रोत जंतु हैं। तेल मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एकल असंतृप्त तथा बहुल असंतृप्त। वसा 2 प्रकार की हैं, ट्रांस वसाएं और संतृप्त वसाएं। तेलों के उपभोग से हृदय संबंधी रोगों का खतरा कम हो जाता है और वसाओं के उपभोग से हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तेलों के उदाहरण देख लीजिए आप। ऑलिव, जैतून, कैनोला ऑयल, मूंगफली का ऑयल, तिल, सेसमे ऑयल, सोयाबीन और सबसे फेमस मस्टर्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। वसाओं का उदाहरण है घी, मक्खन, मलाई, मांस, चर्बी, ये सब। तो देखिए, अब हम आ गए हैं हमारे अंत पे, एकदम खत्म कर दिया हमने वाला वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी दिक्कत हो उसको अच्छे ढंग से लिखिए कमेंट सेक्शन में।
गलतियां सबसे हो जाती हैं। पूरा प्रयास पीछे ये लगा रहता है कि आप तक फ्री वीडियोस पहुंचाई जाएं, तो उसका लाभ उठाइए और जो जिस भी तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से मुस्कुराते रहिए और बढ़िया तरह से अपना एग्जाम क्लियर करके आइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।